हेलो शिक्षक साथियों, एक बार पुनः डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। शिक्षण संग्रह पर आधारित आकलन परीक्षा अभी 13 दिसंबर को जनपद पीलीभीत में आयोजित की गई, जिसमें 20 प्रश्नों को शामिल किया गया और इन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही इनके विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को, क्योंकि आपके भी जनपद में कभी भी ये प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा सकता है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन सीरीजों को जो जिस भी ज़िले में जिस भी ब्लॉक में एग्जाम्स हो रही हैं उनके प्रश्नोत्तरों को जरूर देखते रहें। यदि आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। और इसका लिंक, इन ग्रुप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं प्रश्नोत्तरी को। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। और प्रश्न जो है, सबसे पहले इसमें जो मेन हेडिंग लिख के आई हुई है उसको देख लेते हैं। मिशन प्रेरणा हस्त पुस्तिका शिक्षण संग्रह प्रश्नावली जनपद पीलीभीत। आप शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो जो 3 हस्त पुस्तिकाएं हैं उनमें से आधारशिला हस्त पुस्तिका में 6 भाग, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में 4 भाग और उसके बाद में शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में 6 भाग सम्मिलित किए गए हैं। तो इसलिए इसका जो उत्तर बनेगा वो 6 भाग होगा। तो इसका तीसरा उत्तर सही है, इसको आप सही कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और प्रश्न है, जो दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है। ये प्रदेश स्तर पर बच्चों की लर्निंग आउटकम संप्राप्ति का स्तर मापने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा कौन सी है। तो प्रदेश स्तर पर जो अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उस स्तर की अगर हम बात करें तो सेट परीक्षा आपकी जो आती है, इसमें सेट, यानी कि इसका जो विकल्प सही होगा वो दूसरा, सेट परीक्षा। अब सेट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो सेट का फुल फॉर्म है, तो जो सेट का जो फुल फॉर्म है वो है स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, यानी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट भी इसे आप कह सकते हैं, इस टाइप का है। और उसके बाद में क्लैट है, चलो इसका फुल फॉर्म सभी के देख लेते हैं हम लोग। और जो क्लैट है इसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके बाद में बात आती है एनएएस की नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और उसके बाद में लास्ट है डीसीएफ, इसका है डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। तो इनका जो सही उत्तर होगा वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसका सही उत्तर है सेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की अंतर वस्तुएं क्या है। तो देखो, शिक्षण संग्रह जो उसके अंतर वस्तुओं की बात की जाए तो उपयोगी टीएलएम एवं नवाचार, उसके बाद शिक्षण योजनाएं, समय सारणी एवं शिक्षक डायरी, लर्निंग आउटकम की सूची एवं प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां, ये तीनों विकल्प सही हैं। इसलिए एक प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है। प्रभावी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन की यहाँ पर बात की गई है और विकल्प दिए गए हैं, भौतिक संसाधन, अवस्थापना सुविधाएं, मानवीय संसाधन और कक्षा कक्ष में प्रिंट रिच वातावरण। वैसे देखा जाए तो ये सभी संसाधन उपयोगी हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावी शिक्षण की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मानवीय संसाधन सबसे बेस्ट विकल्प निकल कर आता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो मानवीय संसाधन होगा। एक और प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न है आपका, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार शिक्षण योजना के शिक्षण के प्रारंभ में प्रथम 5 मिनट शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसके जो विकल्प दिए गए उसको सबसे पहले देखते हैं। पहला विकल्प है आदर्श वाचन एवं विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण, आवश्यक है। गृह कार्य पर चर्चा, आवश्यक है। सस्वर वाचन एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नकाल, और उसके बाद में लर्निंग आउटकम से संबंधित बातचीत एवं रोचक प्रस्तावना। तो बात है जो प्रथम के 5 मिनट हैं, तो उसके लिए जो सही विकल्प बनेगा वो चौथा बनेगा, लर्निंग आउटकम से संबंधित बातचीत एवं रोचक प्रस्तावना। एक प्रश्न और ले लेते हैं, पीटी एवं योगाभ्यास जो होता है हेतु सर्वाधिक उपयुक्त समय क्या है। तो देखिए, जो पीटी और योगा अभ्यास की बात की गई है, तो जब पढ़ाने की इच्छा ना हो, आपकी मर्जी, मध्यावकाश के उपरांत, प्रातःकालीन सभा के उपरांत, सायंकालीन सभा के उपरांत। तो ये 4 विकल्प हैं। वैसे पीटी और योग की यदि बात की जाए और अपने स्तर से देखा जाए तो ये मॉर्निंग में होना चाहिए, यानी कि प्रार्थना समय में।
होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो यदि हम बात करें शिक्षण संग्रह की, तो वहाँ पर सायकालीन यानी कि सायकालीन सभा के दौरान ही बताया गया है कि बाद में ये आप योगाभ्यास और पीटी करवा सकते हैं। अब एक और प्रश्न ले लेते हैं। वाला, जिसको आप देख पा रहे हो VALALA का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका जो पूर्ण रूप है वो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग चौथे विकल्प पर, वर्ल्डिंग एज लर्निंग एड, ये होता है। इसका मतलब है कि जो विद्यालय भवन है उसको इस तरीके से सजाना चाहिए, इस तरीके से उसकी पेंटिंग डेंटिंग होनी चाहिए विद्यालय की। विद्या बॉल जो है बिल्डिंग है उसमें जो कह सकते हैं बगीचा हो छोटा मोटा, वो एकदम आकर्षक होना चाहिए, जिससे भी इससे भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार लागू होने की बात है तो अप्रैल 2010 में लागू हुआ, और ये जो बना था वो 2009 में बना था। लेकिन इस यहाँ पर जो विकल्प है आपका 2010 नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग विकल्प 2009 को सही करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब अस्तित्व में आई? तो देखिए ज़्यादातर आप लोग सुनते होंगे NCF 2005, तो ये वही राष्ट्रीय पाठचर्या है जो 2005 में अस्तित्व में आई। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो जो शिक्षण की इसकी हम बात करें प्रश्न की, पुस्तकों पर, पुस्तकें भी आवश्यक हैं, कार्य योजना भी आवश्यक है, शिक्षण योजना पर भी और पुस्तकालय पर भी। लेकिन जो सबसे बेस्ट इसमें उत्तर निकल के आएगा वो आपका दूसरा निकल के आएगा, यानी कि कार्य योजना पर। आप जिस प्रकार से कार्य योजना बनाएंगे आप उतने ही ज़्यादा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजनाओं में लर्निंग आउटकम को किस रूप में लिया गया है? तो देखिए शिक्षण योजनाओं को लर्निंग आउटकम के रूप में यदि हम बात करें तो केंद्र बिंदु के रूप में लिया गया है। जो लर्निंग आउटकम है उसको केंद्र में लिया गया, क्योंकि हम जो भी शिक्षण योजना बनाएंगे उसमें हम पहले रखेंगे लर्निंग आउटकम कि उस योजना के दौरान जब हम बच्चों को पढ़ा चुके होंगे तो हम बच्चे हमारे किस लायक होंगे, पहले ही आपको ये सोचना है, उसी आधार पर योजना बनानी है। नेक्स्ट प्रश्न और ले लेते हैं। निम्न में से कौन निर्देश अनुपालन की गतिविधि है? निर्देश अनुपालन की बात यहां पर की गई है। तो देखिए निर्देश अनुपालन की जब बात है तो आंखें बंद करो, इसमें निर्देश दिया जा रहा, ताली बजाओ, इसमें भी निर्देश दिया जा रहा, छत की ओर देखो, ये भी निर्देश दिया। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो उपरोक्त सभी, यानी कि जो भी आप गतिविधियां यहाँ पर करवा रहे हैं वो सभी क्या है, निर्देश वाली। नेक्स्ट एक और प्रश्न ले लेते हैं, और प्रश्न है, आंखें खुली हों या बंद, आंखें खुली हों या हों बंद, गतिविधि भाषा के किस कौशल विकास से संबंधित है? तो समझ सकते हैं आंखों की चर्चा की गई यहाँ पर, तो इसका मतलब आंख का कोई काम नहीं है, ऐसी गतिविधि हो रही है। तो फिर जब आंखें बंद हों या खुली हों तो इसका मतलब कानों का यूज वहाँ पर होगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा चौथा, यानी कि सुनना। तो ये सुनने से संबंधित गतिविधि कौशल का विकास है। एक और प्रश्न लेते हैं। तो एक जो प्रश्न है इसको देखते हैं थोड़ा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो जब NCF 2005 हम लोग पढ़ते हैं जो शिक्षण संग्रह में दी गई है, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं मिलती है, बकाया सभी मिलेंगे। धर्म की जागरूकता की बात वहाँ पर नहीं की गई है। वहाँ बात की गई है दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की, वहाँ बात की गई है विचार और कर्म की स्वतंत्रता की, वहाँ बात की गई लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, भागीदारी की। तो वहाँ पर इन पॉइंटों पर बात है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है धर्म की जागरूकता, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। अब देख लेते हैं एक और प्रश्न। तो एक और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A कब सम्मिलित किया गया? तो जो मूल अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 21A को 2002 में सम्मिलित किया गया। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 2002 बनेगा। और ये कब किया गया? 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको वहाँ पर शामिल किया गया है। अब देखते हैं
एक और प्रश्न लेते हैं। शिक्षक डायरी से संबंधित ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इसको समझना चाहिए क्योंकि बिना शिक्षक के डायरी के कोई भी कार्य पूरा नहीं है आज की स्थिति में। जिस प्रकार से शिक्षण योजनाएं हमें बनानी है और शिक्षकों को जिस प्रकार से कार्य करना है, तो शिक्षक डायरी की बात है यहाँ पर। तो शिक्षक डायरी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में। तो इसका उत्तर बनेगा दूसरा सही, यानी कि 5 भाग। अब कौन कौन से 5 भाग होंगे उनको देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट होगा मुख्य पृष्ठ, जो होगा पहला भाग होगा, उसमें पहले पृष्ठ पर शिक्षक की जो सामान्य जानकारी होगी। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा भाग है उसका शिक्षण योजना का प्रारूप है, जिसमें कैसे शिक्षण योजना बनानी है उससे संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। और तीसरा पॉइंट है 100 प्रतियां, जो हमें शिक्षण योजनाएं बनानी है उसके लिए 100 प्रतियां दी गई हैं खाली, जिसमें प्रारूप है, उसमें हमको बच्चों को जो पढ़ाना है उससे संबंधित प्रतियां वो तैयार करनी है। और चौथा नंबर है शिक्षण क्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक दिवस, उसमें साप्ताहिक विवरण आप दर्ज कर सकते हैं, जिसमें 50 प्रतियां सम्मिलित की गई हैं। और 5वां इसका भाग है 10 रिक्त पन्ने दिए गए हैं, जिसमें शिक्षक अपने अनुसार कोई भी कार्य योजना बना सकता है। तो इस प्रकार से ये 5 भागों में बांटा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में शैक्षणिक गतिविधियों और समय सारणी का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में शैक्षिक गतिविधियां और समय सारणी की बात की गई है। और ये बात किस भाग में की गई है, बात यहाँ पर ये दिखाना है। तो भाग 6 जो है वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने प्रकार के नेतृत्व बताए गए? तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में 3 प्रकार के नेतृत्व बताए गए हैं, जिसमें पहला है सत्ताधारी एवं निरंकुश नेतृत्व, जिसमें हेड जो होता है विद्यालय का वो सर्वा होता है, वो किसी का नहीं मानता, अपने अनुसार ही कार्य करता है। और दूसरा है लोकतंत्री या जनतंत्री या सहभागी शैली, तो इसमें क्या है, सभी के सहयोग से विद्यालय चलता है, वो है। और तीसरा है अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली, यहाँ पर किसी के हस्तक्षेप मानने को तैयार नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के नेतृत्व के प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट एक और प्रश्न ले लेते हैं। और इस प्रश्न में दिया गया है आपका शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां हो गई? तो देखो, संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण की बात की गई है, तो इसके लिए अभी मैंने जो डिटेल में बताया आपको, तो उसमें क्या है 50, यानी कि जो 50 प्रतियां आपकी होंगी वो शिक्षक करेगा और संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण इसमें दर्ज करेगा। तो 50 प्रतियां उसकी वहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न इसको देखते हैं बहुत ध्यान से। प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसी प्रमुख विषयों के प्रमुख अधिगम परिणामों को किसने विकसित किया है? तो ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। NCERT दिल्ली, NCT, SCERT लखनऊ और PNP प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो यहाँ पर जो उत्तर की बात की जाए तो इसका उत्तर जो सही है वो पहला वाला है, यानी कि NCERT नई दिल्ली। अब इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। NCERT का पहले देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि हिंदी में अगर कहें हम तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और दूसरा है NCTE, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। उसके बाद में SCERT, इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये आवश्यक था कि इनका जो फुल फॉर्म है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें 20 प्रश्नों को शामिल किया गया और हम लोगों ने देखा इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है, और साथ ही इनके अतिरिक्त भी जो अन्य जानकारी प्रश्न के बारे में होनी चाहिए, कोशिश की हमने कि वो हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।